नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। आप देख रहे हैं एडवाइजर जरूरी है। एडवाइजर जरूरी है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे महंगाई से जीत कैसे डिसिप्लिन से मिलेगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में है दो खास मेहमान। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी इस वक्त है और साथ ही इक्विंटस के सीईओ मनीष गोयल इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले सर, आपके पास आते हुए एक बात बताइए, मार्केट में अक्सर हम देखते हैं कि 10% लोगों को रिटर्न मिल जाता है तो उनको लगता है कि बस इतना ही काफ़ी है। क्या ये माइंडसेट बदलने की ज़रूरत है? ना 10% रिटर्न कम नहीं होता, बहुत ज़्यादा होता है अगर आप डे ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर है तो, राइट। अगर आपको एक दिन में, 2 दिन में, 4 दिन, 7 दिन में कमाना है, महीने भर में भी कमाना है तो 10% बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आप 10% रिटर्न से खुश हो जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। और वो क्यों? क्योंकि ऑन एन एवरेज हम ये मान के चलते हैं कि आपका सालाना 15% के आसपास रिटर्न बनेगा, 14-15% कंपाउंडेड बेसिस पे। किसी साल ऐसा हो सकता है कि आपका 25-30% बन जाए, किसी साल बिल्कुल ना बने। तो आप ये डिसाइड नहीं कर सकते किस साल कितना बनेगा, एवरेज वो आ जाएगी। और अगर आप इन्वेस्टर हैं, फिर अगर आपको लगता है कि मैं 10% में खुश हूँ, तो फिर 10% में आपने बनाया क्या? अगर आप इन्फ्लेशन को जोड़ लें और साथ ही इंटरेस्ट रेट्स को जोड़ के देखें तो आपका रिटर्न फिर उससे सब्सटेंशियली ज़्यादा होना चाहिए। सो मेरा ये मानना है कि अगर आपकी मानसिकता ट्रेडिंग की है और आपको लगता है खट ये लिया, ये बेचा, जल्दी जल्दी कर लिया और पैसा बन गया, तब तो ठीक। जो 10% रिटर्न बनाकर खुश होते ना, उन लोगों की एक बहुत गलत फहमी होती है। गलत फहमी ये होती है कि हम हर ट्रेड में 10% बना लेंगे, राइट। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आपका एक 10% बन गया, ज़रूरी नहीं कि अगला बने। और हो सकता है अगले 2-3 जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए तो एक चौथा, 5वां ट्रेड ऐसा आएगा वो आपका खाया पिया 50% लेके चले जाएगा। सो इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको बजाय इसके कि मैं 10% बनाऊं, 8 बनाऊं, 12 या 15 बनाऊं, आप ये सोचिए कि मुझे समय 3 साल देना है, 5 साल देना है, 10 साल देना है। और उस प्रोसेस में ये मान के चलिए कि अगर 15% के आसपास मेरा रिटर्न सालाना कंपाउंड होकर आ रहा है तो मैं एकदम शहनशाह हूँ, बढ़िया रिटर्न आ रहा है। तो 10% पे कभी सेटिस्फाई मत होइए। अगर ऐसे 10% पे प्रॉफिट बुक करते चलेंगे तो आपका जो फाइनल रिटर्न निकल कर आएगा, एवरेज रिटर्न निकल कर आएगा, वो 10% भी नहीं आएगा, ये मान के चलिए। तो सर, आपका एक्सपीरियंस इतने सालों में कैसा रहा है? ये माइंडसेट को जो एक ब्लूप्रिंट होता है माइंडसेट का कि इतने % तो बन ही जाएंगे मार्केट में लॉन्ग टर्म में। देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ब्लूप्रिंट है या उसका माइंडसेट है वो बहुत आसान है समझना, बट थोड़ा मुश्किल है फॉलो करना। राइट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में जो सबसे पहली गलती हम देखते हैं आमतौर पे इन्वेस्टर करते हैं, वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल को लॉन्ग टर्म मान लेते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका होराइजन 7, 8, 10 सालों का है या 12 सालों का है तो ही वो लॉन्ग टर्म है। 6 महीने, 1 साल की इन्वेस्टिंग को आप लॉन्ग टर्म नहीं मान सकते। दूसरी जो जरूरी चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए वो है मार्केट कंडीशंस बोल लीजिए, या जो इक्विटी मार्केट्स हैं उनका अपना एक डायनामिज्म है। इक्विटी एज एन एसेट क्लास आपको जैसे अनिल जी ने बोला 15% या उससे ज़्यादा का साल दर साल रिटर्न दे सकते हैं, बट वो हर साल ऐसा नहीं होगा। अगर आप 10 साल देखेंगे तो 4-5 साल आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, 2-3 साल एवरेज रिटर्न मिलेगा, 2-3 साल हो सकता है बिलो एवरेज भी मिले। तो आपको वो बात समझनी पड़ेगी कि मेरी 10 साल की इन्वेस्टिंग जर्नी में हर तरह का पीरियड आएगा। और तीसरी बात, आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ कॉम्प्लिकेट ना करें। अगर आपको कुछ शॉर्ट टर्म में 6 महीने, 1 साल के लिए आपका कोई गोल है, आप उसके लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट ना करें। आप किसी भी एज में इन्वेस्ट करें, किसी भी एज में शुरू करें, जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना अच्छा। बट अगर आप फॉर सम रीजन थोड़ा लेट भी अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू कर रहे हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वॉरेन बफेट साहब की सब लोग बात करते हैं, उन्होंने अपना 80% वेल्थ जब वो 70 साल के हुए उसके बाद बनाया, 80% ऑफ हिज वेल्थ। तो एज इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट आप लोग अपने शॉर्ट टर्म जो गोल्स हैं उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के साथ कॉम्प्लिकेट ना करें। तो एज एन इन्वेस्टर, अगर कोई इन्वेस्टर इन 3 बातों को फॉलो कर ले तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का माइंडसेट भी हो गया और एक अच्छी सक्सेसफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की जर्नी जरूर शुरू हो सकती है। जी, लेकिन अब सर इसमें सेक्टर की भी तो बात होगी ना। तो अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो कौन कौन से वो सेक्टर थे जिसने बड़ा अच्छा आउट परफॉर्म किया हर एक मार्केट क्रैश को देखते? देखिए, ये 2 तरीके से आपको देखना होता है। इन्वेस्टिंग के 2 सबसे ज़्यादा पॉपुलर तरीके हैं, एक वैल्यू इन्वेस्टिंग और एक ग्रोथ इन्वेस्टिंग। अब आपकी कमाई इस बात पर डिपेंड करती है कि किस समय किस सेक्टर में आप निवेश कर रहे हैं। ठीक है, जब तेज़ी का मार्केट है तब आपको ग्रोथ स्टॉक्स में बढ़िया पैसा बनता है, क्योंकि उस वक्त है ना, पैसा बहुत है बाजार में, मूड सबका अच्छा है, पॉजिटिव है, ये लेना है, वो लेना है, ऐसा खरीदना। और कौन सी कंपनियां फैशनेबल है, लाइमलाइट में है, हाई ग्रोथ में। फॉर एग्जांपल एक समय आया हमारा जब आईटी कंपनियां
लाइमलाइट में हुई, उससे पहले एक समय था जब NBFCs फाइनेंस कंपनियां लाइमलाइट में हुई, उससे पहले स्टील सीमेंट कंपनियां होती थी, ऑल इकोनॉमिक स्टॉक्स टाइप। तो हर चीज़ का एक समय आता है। जैसे कि आजकल कौन सी है, आजकल आपकी डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं, कोई जोमेटो, स्विगी काइंड ऑफ, और ये सारे ई कॉमर्स कंपनियां हैं। सो हर एक सेक्टर का एक सनराइज सेक्टर होता है, उसका समय आता है। और अगर आप मजबूती वाले, तेज़ी वाले मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ग्रोथ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। वो आपको बढ़िया रिटर्न कमा के देंगे और जल्दी जल्दी कमा के देंगे। इसमें रिस्क एक ही है, चढ़ना भी चलती गाड़ी में और उतरना भी चलती गाड़ी में। आप बस रुकने का इंतज़ार करेंगे तो पता चला सब उतर गए, आप पीछे रह गए, लास्ट में आप ही बैठे रह गए। सो ये थोड़ा सा आपको मोमेंटम के साथ में ग्रोथ स्टॉक, और ग्रोथ स्टॉक्स में भी एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, किसी भी भाव पे, अनाप शनाप भाव पे, महंगे वैल्यूएशन पे अगर आपने कोई ग्रोथ स्टॉक खरीदा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। या तो आप पैसा तोड़ेंगे या फिर पैसा बनने में आपको बहुत लंबा समय लगेगा। दूसरा तरीका इन्वेस्टमेंट का जो है वो आमतौर खराब बाजार में बहुत काम आता है। उस समय बाजार में मूड सबका खराब है, किसी को कुछ लेना नहीं है, और कहते हैं ना कि वो रुपए का माल जब चवन्नी में मिले तब लेने का मन होना चाहिए, बशर्ते कि उस समय जेब में आपके पास 25 पैसे होने भी चाहिए और हो तो पैसा लगाने की हिम्मत भी होनी चाहिए, राइट। लेकिन ऐसा मौका बाजार वंस इन लाइफ टाइम देता है। 2-5 साल में, दो साल तो कम बोल गया, 5 साल 7 साल में एक बार ऐसा मौका आता है जब आपको ऐसे औने पौने दामों में शेयर मिलते हैं, ऐसे पानी के भाव शेयर मिलते हैं कि आपको लगता है कि मुझे कुछ शेयर नहीं, कुछ 1000 शेयर खरीदने चाहिए, ऐसा आपका मन हो जाए। तो उस समय आप वैल्यू देखिए कि अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू क्या है, और पता चला फॉर एग्जांपल एक बैंक है, बैंक आपको बुक वैल्यू पे आप ट्रेड करते हैं, अगर वो बुक वैल्यू से आधे पे ट्रेड कर रहा है, 0.25 पर ट्रेड कर रहा है, अरे मुंह में पानी आना चाहिए देख के। सो आपको किस तरह से पैसा लगाना है, वैल्यूएशंस कैसे देखनी है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के मार्केट में। फॉर एग्जांपल अभी हमारा मार्केट मजबूत वाला मार्केट है, तो ग्रोथ स्टॉक्स आपको ज़्यादा पैसा बना के देंगे, क्योंकि इस वक्त वैल्यू पर फोकस नहीं है। लेकिन जब खराब बाजार होगा तब अच्छे अच्छे शेयर जो अपने सही भाव से बहुत नीचे मिलते हैं, तब वहाँ पैसा लगाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने एक इस पर वो दिया हमें एडवाइस। लेकिन इन्फ्लेशन को भी हम नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्ट करके हमें कितना रिटर्न मिलता है ये तो बहुत ज़रूरी होता है देखना। तो इसके लिए कोई स्ट्रैटेजी ऐसी कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में इसका ध्यान रखना हो? देखिए, मेरा इसमें जो व्यू है स्मिता जी, वो ये है कि इन्फ्लेशन हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि हमें ग्रोथ इकोनॉमी है। हमारा जो जीडीपी का एवरेज है 10 सालों का, 15 सालों का आप देख लें, वो 10.5-11% है, या 11.5% भी है, अलग अलग सालों का अगर आप देखेंगे। इन्फ्लेशन का जो 10 साल का एवरेज है वो 4.5-5% है। तो अगर कोई इकोनॉमी, किसी कंट्री की जीडीपी 10.5-11% साल दर साल ग्रो कर रही है, तो वो 1% इन्फ्लेशन पे तो नहीं हो सकता, या 2% इन्फ्लेशन पे तो नहीं हो सकता। वो संभव नहीं है कि आपकी कंट्री का इन्फ्लेशन 1% हो और जीडीपी की ग्रोथ 10.5-11%, तो वैसा नहीं हो सकता। इन्फ्लेशन से डरने की ज़रूरत है अगर आपकी इनकम या आपकी इन्वेस्टमेंट आपको 4-5% का रिटर्न दे रही है, तो आपको इन्फ्लेशन बुरा लग सकता है। बट अगर आपकी जीडीपी 10.5-11% पे ग्रो कर रही है, या आपकी मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स 12-13% की कंपाउंडिंग कर रही हैं, एक एक्टिव पोर्टफोलियो आपको 17-18%, 20% साल का रिटर्न दे सकता है, तो इन्फ्लेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है। वो सप्लाई साइड बोटलनेक वाला इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, जो हमारी कंट्री में लकीली है भी नहीं। कभी कभी वो डिमांड जो एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट्स की होती है, उसकी वजह से जरूर थोड़ा कभी फर्क पड़ जाता है कि जो एक्सपोर्ट डिपेंडेंट सेक्टर्स हैं, बोल लीजिए, उस तरीके का कुछ अगर कहीं कोई स्ट्रेस आए तो इन्फ्लेशन उस तरीके का कभी कभी बढ़ जाता है। बट जनरली स्पीकिंग हमारी कंट्री का जो इन्फ्लेशन है वो डिमांड ड्रिवन है, वो सप्लाई साइड बोटलनेक वाला नहीं है। तो आपको 4-5-6% के इन्फ्लेशन से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, राइट। हमारी कंट्री 10.5-11% पे, इक्विटी मार्केट्स 12-13% पे, पोर्टफोलियो 18-20% पे ग्रो कर रहे हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। आप 2-3-4%, 5% के इन्फ्लेशन से मत डरिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो 18-20% दे सकती है, उसका फ़ायदा उठाइए। ओके लेकिन सर कई बार देखते हैं कि जैसे ही मार्केट ऐसे लगता है लोगों को कि क्रैश कर रहा है, लोग तुरंत पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। अब इतने मार्केट्स आपने देखे हैं, एक कोई खास इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर जो आपने देखा हो इस दौरान पैनिक सेलिंग के टाइम? देखिए स्मिता, ऐसा है कि जब भी मार्केट गिरने लगता है, गिरता है, जोर से गिरता है, अचानक गिरता है, तब आमतौर पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस हिल जाता है, बेच कर निकलते हैं। न ये पहली बार हुआ है, न आखिरी बार हुआ है। जब तक मार्केट है ये चलता रहेगा, हमेशा होगा, और इसको कोई बदल नहीं सकता। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, हम अपने आप को बदलें,
क्योंकि ये सबको पता है कि आज हिंदुस्तान के 78 साल के इतिहास में हमने क्या क्या नहीं देखा, राइट। हमने एक समय ऐसा है गोल्ड हमारे रिजर्व्स रखने की नौबत आ गई, या गिरवी रखने की नौबत आ गई। हमने न्यूक्लियर ब्लास्ट किया तो सैंक्शंस आ गए, एक एक वोट से सरकार गिर गई। लेफ्ट की सरकार आई जो कहते थे कि हम स्टॉक मार्केट पे ही ताला लगा देंगे, करेक्ट। इतने सालों तक कोalition गवर्नमेंट्स रही हैं, संसद पे अटैक हुआ, मतलब दुनिया भर के क्या क्या युद्ध हमने भी कर लिया और हमने भी देख लिया, राइट। उसके बावजूद आपका 80-85 हज़ार सेंसेक्स है, एग्जैक्टली, राइट। ये सब होने के बाद है, राइट। सो इसका मतलब क्लियर कट है कि हर बार गिरावट के लिए कोई नया कारण आएगा। आप सोचे पिछली बार इस वजह से गिरे थे, पिछली बार कोविड से गिरे थे, इस बार कोविड नहीं आएगा, कोई और होगा। उससे पहले कोई लेमन ब्रदर्स आ गया अमेरिका से, कहाँ से कौन सा निकल के आएगा आपको मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज़ पता है और वो ये है कि जितनी बार मार्केट क्रैश हुए 30%, 40%, 50 या 60%, लेकिन उसके बाद वापस कूद कूद कर नया हाई बनाते हुए दिखे। सो ऐसे में हमें क्या करना है? पहली चीज़, पैनिक में बेचना नहीं। दूसरा काम ये करिए, अगर मौका है, हिम्मत है, पैसे हैं तो नया निवेश करिए। नहीं है, पैसे हैं फिर भी हिम्मत नहीं, कोई बात नहीं, एक बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन कम से कम आप बेचिए मत। और फिर भी आपको बहुत डर लगे और ये तो रोज़ निफ्टी 500 पॉइंट गिरा। जैसे मैं आपको बताऊं कोविड के वक्त ये हो रहा था, 10,000 से 9,500, 9,500 से 9,000, 9,000 से 8,500, रोज़ 500 पॉइंट। अब लोगों को लगता है अरे बाप रे, कल आज नहीं बेचा तो कल फिर 500 नीचे। हम ऐसे समय में एक ही सवाल पूछते हैं लोगों से, इसका मतलब तो एक, अगर 8,000 की निफ्टी है, रोज़ 500 पॉइंट घट रहा है, तो 40 दिन में तो आपका बाजार बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा, जीरो। टेक्निकली तो अगर आपको ये लगता है कि 40 दिन में बाजार जीरो हो जाएगा, तो फिर आप सब बेच दीजिए, तुरंत बेच दीजिए, जीरो कर लीजिए। लेकिन आप और हम है नहीं है, बाजार तो है, सदियों से है। सो इसका मतलब क्लियर है कि जब भी आपको पैनिक लगे तब अपने आप को ये सवाल पूछिए कि क्या कितना गिर जाएंगे भाई, क्या खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, वापस कभी लाइफ में नहीं आएगा। ये कोई इंसान की मौत थोड़ी है जो एक बार ऊपर चला गया वापस नीचे नहीं आ सकता। ये इंडेक्स है, सेंसेक्स है, निफ्टी है, गिर जाए जितना गिर जाए वापस ऊपर आता। हाँ, रिस्क एक ही है कि हो सकता है आपके स्टॉक्स उनके दाम वापस ना आए, क्योंकि हमेशा जनरली होता है कि जब फॉल होता है, जब क्रैश आता है, आपके पास कुछ ऐसे ख़राब स्टॉक होंगे जिनके कभी री रेटिंग वापस नहीं होती और हर बार तेज़ी में नए लीडर्स आते हैं, तो वो आपको रिस्क हमेशा रहेगी। लेकिन अगर आपने एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाया है, अगर आपने ETF या किसी इस तरह के फंड में पैसा लगाया, आपके पास एक अच्छा एडवाइज़र है, तो निश्चित तौर से आपका लॉस भी रिकवर होगा और पैसा भी बनेगा। सर, एडवाइजर को क्या करना है? क्या बैठ के सहानुभूति दे कि हो इतना आपका पोर्टफोलियो में नुकसान हो गया, या वो भी टाइम होता है कि पोर्टफोलियो में कुछ उलटफेर आप लोग करते हैं? क्या करना चाहिए? देखिए, पोर्टफोलियो में उलटफेर करना तो ज़रूरी होता भी है, ऐसी बात नहीं है कि आप किसी भी टाइम पे पोर्टफोलियो में उलटफेर ना करें। बट जनरली स्पीकिंग लोग क्या गलतियां करते हैं, जैसे अनिल जी भी बोल रहे हैं, जब मार्केट ड्रॉ डाउन होता है या फॉल का टाइम होता है, मैक्सिमम उलटफेर पोर्टफोलियो में उस टाइम पे करने की कोशिश करते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। मेरा जो इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू हुई वो 2006 में शुरू हुई एज एन इन्वेस्टर। 2006 और 7 की मार्केट बहुत अच्छी थी। आपके जो भी दर्शक उस टाइम पे इन्वेस्टिंग करते थे उनको याद भी होगा शायद। तो उस टाइम के अगर मैं आपको बताऊं कि जो मेरा पोर्टफोलियो का रीबैलेंसिंग या री इंजीनियरिंग बोले, वो बहुत ज़्यादा था बनिस्बत 2008 के। बिकॉज जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि जब मार्केट में रैली का दौर है तो हर कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाता है, चाहे वो फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी हो तो भी ऊपर जाता है, थोड़ी कम अच्छी कंपनी हो तो भी ऊपर जाता है। अब एक स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है या एक स्मार्ट एडवाइजर वो होता है जो उस सिचुएशन का फायदा उठाए। अगर कहीं कोई आपने ऐसी कंपनी, कोई फंडामेंटली कम स्ट्रॉन्ग कंपनी ले ली है या आपसे कोई ऐसी बात हो गई है, आपको वो मौके मार्केट रैली में मिलते हैं और उस वजह से शायद इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज थोड़ा जो मार्केट पोर्टफोलियो की रिबैलेंसिंग है वो मार्केट रैली के टाइम पे ज़्यादा हो जाती है। लोग उल्टा करते हैं, जब मार्केट गिर रहा होता है या करेक्शन का टाइम होता है तो बहुत 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 अच्छी कंपनियां भी अपने फंडामेंटल प्राइस से, इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही होती हैं, क्योंकि रातों रात बिजनेस मॉडल तो बदलते नहीं, रातों रात कंपनी की फंडामेंटल स्ट्रेंथ तो बदलती नहीं, बट जस्ट बिकॉज प्राइस नीचे चला गया तो वो बेच के और उस पैनिक में सेलिंग कर देते हैं। तो हमारा जो सबसे बड़ा काम होता है वो यही होता है कि हम लोग अपने इन्वेस्टर को
ये जो माइंडसेट वाला जो मैंने आपको अभी उत्तर दिया, उस तरीके से अलाइन करते हैं कि आपको इस इन्वेस्टिंग जर्नी में हर तरह का पीरियड आएगा। आपको इमोशनल हेल्थ होल्डिंग नहीं चाहिए, आपको रीअश्योरेंस चाहिए जो हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे, बट आप रीबैलेंसिंग उतनी करें जितनी जरूरी हो, और फॉल के टाइम पे जस्ट बिकॉज शेयर प्राइस आप देख के इन्वेस्टिंग करने की गलती ना करें। जो फंडामेंटली अच्छी कंपनियां, उनको फॉल के टाइम पे भी आपको जरूर बना के रखना है। एनी फैट ऑल एनीथिंग, जैसा अनिल जी बोला कि 25 पैसे में 1 रुपए की चीज मिल रही होती है, अगर आपके पास उस टाइम पे पैसा है तो वो जरूर इन्वेस्ट करें। अब थोड़ा सा एग्जिट की भी बात कर लेते हैं सर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है डाटा ड्रिवन जो सिग्नल्स मिल रहे हैं ना, वहाँ पे एग्जिट करना चाहिए सिग्नल्स के हिसाब से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है उनका इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा होता है और वो अपने मार्केट इंस्टिंक्ट के हिसाब से एग्जिट करने की सोचते हैं। कौन सा पैटर्न आपके हिसाब से आप उनको देना चाहेंगे कि सही है, इस पर बने रहो? देखो, इंस्टिंक्ट वाला तो मैं दे ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी इंस्टिंक्ट आपकी इनकी सबकी अलग अलग होंगी। तो उसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं। मेरे को ऐसा लगा, मेरे को कितनी बार मैं मनीषी में जाता हूँ कोई प्रोग्राम में, देखा सर सुबह मैंने कहा था आज निफ्टी यहाँ बंद होगा, एग्जैक्ट वही बंदा। मेरे को फिर बहुत बढ़िया, अगले 3 दिन का बता दो, चलो छोड़ो कल का ही बता दो, कल सुबह का बता दो किस लेवल पे खुलेगा। हम कभी कभार इंस्टिंक्ट के बेसिस पे सही पढ़ सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली डेटा इज सुप्रीम। आपको सिग्नल आने चाहिए बेचेंगे, और इन सब सिग्नल से हटके मैं एक ही चीज बोलता हूँ, बेचना कब है। सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल है कि जब आपको पैसे की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपने निवेश इसीलिए किया है कि जब आपको पैसे की जरूरत हो तब आप उस इन्वेस्टमेंट को बेचें। तो वो तो सबसे सुप्रीम है। तो मार्केट को नहीं देखना? नहीं भाई, पैसे बचाए किस लिए? अब अगर आपके फैमिली में किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है और वहाँ 25 लाख रुपए चाहिए, अब नहीं मेरा तो अभी तक सिग्नल नहीं आया जी, डेटा नहीं आया। अरे भाई, जिस चीज के लिए आपने पैसे रखे, पैसे बचाए, वो आएगा तो करना ही, नंबर 1। नंबर 2, जिस गोल के लिए आपने पैसे बचाए वो अचीव हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने 10 साल पहले लगाए थे मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा विदेश में, अब टाइम आ गया तो मुझे निकालना ही। सो आपका टारगेट पूरा हो रहा है तब निकालना। या फिर आपने किसी स्टॉक को लेकर रखे थे कि मेरे इतने रिटर्न आ जाएंगे, तो मैं या तो उस समय निकाल लूंगा या रिव्यू कर लूंगा कि अभी भी रखना चाहिए, मेरे रिटर्न आगे निकल जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ मेरे अंदर यार लग रहा है ट्रम्प आजकल ऐसे कर रहा है, थोड़ा तो नीचे जाएगा, मैं निकाल। दिस इज नॉट द वे। देयर इज नो नथिंग लाइक इंस्टिंक्ट, एटलीस्ट फॉर अ कॉमन इन्वेस्टर इन दिस मार्केट। यू हैव टू बी डेटा ड्रिवन। लगना चाहिए कोई तो सिग्नल हो, चाहे वो आपके स्टॉक से रिलेटेड हो, पोर्टफोलियो से रिलेटेड हो, मार्केट से रिलेटेड हो, तभी आपको बेचना चाहिए। और जैसे हम बार बार कहते हैं, पैसा लगाने का एक तरीका है, धीमे 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 हर लेवल पर SIP, वैसे ही पैसा निकालने का भी तरीका है। ऐसा नहीं कि 16 तारीख को मेरा बेटा जा रहा है पढ़ने के लिए और मैं 14 तारीख को पैसा निकालूंगा, और पता चला वही 14 तारीख के आसपास उसी 5-7 दिन में 10% मार्केट घटा हुआ है। निकालने का भी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान है। एक समय डिसाइड के लिए 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जो भी आपका जैसा पीरियड हो, उस हिसाब से धीमे 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 हर लेवल पे निकालिए। जब पैसा लगाने के लिए आप कर रहे हैं ना डिसिप्लिन के तौर पर, निकालने के वक्त भी ये फॉलो करना चाहिए। सो पैसा निकालने की आर्ट कम इम्पोर्टेंट नहीं है पैसा लगाने से ज़्यादा। बिल्कुल सर, ये भी ध्यान रखनी जरूरी है। बिल्कुल। और एक और बहुत अहम सवाल जो होता है वो ये होता है कि रियल रिटर्न जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो मान लीजिए जब हम रियल रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं तो कौन कौन से वो मेजर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये तो होना ही चाहिए फॉलो? देखिए, रियल रिटर्न में उसको मैं फाइनेंशियल प्लानिंग के द्वारा समझाना चाहूँगा कि जब हम अपने इन्वेस्टर्स का, क्लाइंट्स का फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं, तो जनरली स्पीकिंग जो हमने ऑब्जर्व किया है इन सो मेनी ईयर्स ऑफ आवर करियर, इन्वेस्टिंग करियर एंड इनटू बिजनेस, कि एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको 18 से 20% की कंपाउंडिंग दे सकता है, 22% की भी दे सकता है, 18 से 20-22% की कंपाउंडिंग ओवर द ईयर्स दे सकता है। तो जो बहुत सारे इन्वेस्टर्स हमें गलती करते हुए मिलते हैं कि वो जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। तो जब हम फाइनेंशियल प्लान बनाते हैं या किसी एडवाइज़र को गाइड करते हैं, उसमें हम उनको बोलते हैं कि जी आप अपने जो 6 महीने, 1 साल, 2 साल के गोल्स हैं उनको आप अलग करिए, जो आपके 3, 4, 5 ईयर वाले गोल हैं उनको अलग करिए, और जो 7 साल, 8 साल, 10 साल या उससे ज़्यादा दूर वाले गोल हैं उनको अलग करिए। अब ये जो 6 महीने, 1 साल, 2 साल वाले आपके गोल्स हैं, इनके लिए आप इक्विटी मार्केट्स पे रिलाई नहीं कर सकते। ऐसा हमारा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि उनके लिए आप इन्वेस्टिंग ना करें। उनके लिए आप बॉन्ड करें, NCD करें, कोई भी 9, 10, 11% का जो हमारी कंट्री में आपको संभव है डेट में रिटर्न मिलना, वो करें। जो आपके मीडियम टर्म वाले गोल्स हैं जो 3, 4, 5 साल दूर हैं, वहाँ थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रखें, थोड़ा डेट भी करें, थोड़ा इक्विटी करें, और आपको 13, 14, 15% का कंपाउंडिंग आना चाहिए। और जो लॉन्ग टर्म वाले आपके गोल्स हैं जो 7, 8, 10 साल दूर हैं,
उसके लिए आप इक्विटी पे ज़्यादा रिलाई करें, फिर आपको 20% की कंपाउंडिंग, 22% की कंपाउंडिंग भी मिल सकती है। अब जो गलती लोग करते हैं, अगर मान लीजिए जैसे अनिल जी बोल रहे हैं कि अभी मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, व्यू पॉजिटिव है, अपग्रेड्स भी आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि अगले 6 महीने में 1 साल में 20% मार्केट चल जाएगा या आपका पोर्टफोलियो 20% की रिटर्न दे देगा, और आप शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जो आपके नियर टर्म वाले गोल्स हैं, उस कैपिटल को आप मार्केट में लगा दें। अब मार्केट एक अनिश्चितता में चलता है, जैसे अभी ट्रम्प की जो इन्होंने बात की, ऐसा कोई भी डेवलपमेंट आ सकता है कि शॉर्ट टर्म में अगले 1 महीने में, 2 महीने में, चाहे सिनेरियो बाहर कुछ भी बिल्ट हुआ है, 1-3 महीने में मार्केट में करेक्शन आ सकता है, ऐसा हो जाता है। तो फिर आपकी जो पूरी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जर्नी है वो खराब हो जाती है, क्योंकि वहां पे आपको जो फोकस करना है वो अपने गोल्स पे करना है। वहां पे आपको इक्विटी मार्केट्स कितनी ज्यादा रिटर्न दे सकता है या रियल रिटर्न इक्विटी इन्वेस्टमेंट में कितनी ज्यादा मिल सकती है, उसका आपको इतना ध्यान नहीं रखना चाहिए। आप अगर 5 साल, 7 साल, 10 साल की अवधि का निवेश करें तो आपको रियल रिटर्न जो मार्केट्स, इक्विटी मार्केट सबसे ज्यादा डिलीवर कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए, शॉर्ट टर्म अवधि के गोल्स के लिए नहीं करना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपने ये समझाया। अब क्योंकि शो में कॉलर्स ने भी कुछ सवाल पूछे, तो हमने 2 सवाल लिए हैं। पहला सवाल आपसे है सर, और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है सर। एफडीज वर्सेस इक्विटी इन्फ्लेशन एडजस्टेड लेंस से देखें तो आप किस सिनेरियो में एफडीज को जस्टिफाई करते हैं? इक्विटी और एफडी दोनों का डायरेक्ट कंपैरिजन करना ही गलत है एक्चुअली। और आमतौर पर एक सबसे बड़ी गलती इन्वेस्टर करते हैं, वो क्या करते हैं, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जो सारा का सारा पैसा एफडी में या डेट में या फिक्स इनकम में रखेंगे हुए, मैं तो हाथ ही नहीं लगाता इक्विटी, मैं तो उधर जाते ही नहीं, सट्टा बाजार है, मेरा कोई काम ही नहीं है, मेरा तो 100%। दूसरी तरफ के इन्वेस्टर ऐसे हैं, सारा का सारा पैसा इक्विटी में, ट्रेडिंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, इधर हो, जो 100%। बोले यार इसमें क्या है, 6-7% में क्या मजा है, इधर। दोनों ही तरह के इन्वेस्टर गलत है, दोनों ही गलत है, क्योंकि एक एसेट एलोकेशन नाम की भी चीज़ होती है। आपका सारा पैसा एक एसेट में कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं होना चाहिए। जब आप फिक्स इनकम में पैसा लगा रहे हैं तब आपको रिस्क पे ज़्यादा फोकस करना है, जब आप इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं तो रिटर्न पर ज़्यादा फोकस करना है। करेक्ट। सो मेरा ये मानना है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जैसी चीज़ जो है वो सिंपल ये है, एफडी की जितनी कमाई है प्लस महंगाई, इन दोनों को जोड़ लो, उससे ज़्यादा आपका इक्विटी में टैक्स काटने के बाद रिटर्न आना चाहिए। एक सवाल आपके लिए है सर, अगर एक इन्वेस्टर का होराइजन 15 साल का है तो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के बाद आप किस रिटर्न बैंड को रियलिस्टिक मानते हैं? सबसे पहली बात तो यही है कि 15 साल के लिए इन्वेस्टिंग करने से ही आपने 90% जो वॉर है वो विन कर ली। सही बात। अगर आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकें तो जो भी ये कॉलर हैं उनको सबसे पहली सलाह मैं ये देना चाहूँगा कि आप अपने इन्वेस्टिंग की जो अवधि आपने निर्धारित की है 15 साल, उसको कम ना करें, क्योंकि वो आप उतनी रख लेंगे तो आपने 90% वॉर तो आपने विन कर ली। अब जो हमारे देश का इन्फ्लेशन का एवरेज है वो 4-4.5-5% है, अलग अलग सालों का अलग अलग होगा, बट जो एवरेज 10 सालों का आप देखेंगे तो वो 4.8, 4.7 ऐसा कुछ आएगा। जो इंडेक्स का एवरेज है वो 11-12% है। एक एक्टिव पोर्टफोलियो आपको 6-7% इंडेक्स के ऊपर अल्फा दे सकता है, जो हमने अपने इतने सालों के अनुभव में देखा है। 18-20% का आपको रिटर्न साल दर साल आपका जो पोर्टफोलियो उसकी कंपाउंडिंग संभव है। तो 18 से 20% अगर आप सच में 10 साल की इन्वेस्टिंग कर सकें वो बहुत जरूरी है, या 15 साल की इन्वेस्टिंग कर सकें, और उसमें अगर बीच में कोई एक फ्लैट ईयर या नेगेटिव रिटर्न आएगा तो उससे डरें भी ना। ये दोनों बातें बहुत जरूरी हैं। तो आपको 18 से 20% की या 22% की भी कंपाउंडिंग मिलना संभव है ओवर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। 5% का आप उसमें इन्फ्लेशन माइनस कर लें तो आपको 13-14-15% अबव इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में इक्विटी मार्केट से रिटर्न मिल सकता है। तो यही हमारा आज का टॉपिक भी था, और इस पर बहुत अच्छी बातचीत आप दोनों के साथ हमारी हुई। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। इसी के साथ हमारे एडवाइजर जरूरी है कि इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।